हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो मैं नितिन आपका एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर स्वागत करता हूं। तो जुड़ेंगे हमारे साथ सभी लोग। और आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास से, जो आज हम इस क्लास को करने वाले हैं। तो आई होप इस क्लास को आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस क्लास से और क्वेश्चन ना भी पूछा जाए फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर इस क्लास से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई होप आपके इस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा और आप उसको सही कर पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारत के प्रधानमंत्री। क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री हमारे अब तक के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो इम्पोर्टेंट क्लास इसीलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में हम सबको पता होना चाहिए, अपने प्रधानमंत्री के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं और पहले प्रधानमंत्री की तरफ चलते हैं। तो आप सबको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो नंबर तो इनका ये लिखा है कि पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इनका जन्म दिवस 14 नवंबर को होता है। 14 नवंबर 1889 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। हालांकि इनका परिवार कश्मीरी परिवार माना जाता है, जो कि कश्मीर से लाहौर सेटल हो गया और लाहौर से इलाहाबाद सेटल हुए बाद में। मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जो कि भारत के एक प्रसिद्ध और एमिनेंट पर्सन और एक वकील रहे हैं, अधिवक्ता रहे हैं, तो उन्हीं के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ। प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात करें, लेकिन उससे पहले इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म आपके सामने है 14 नवंबर, जिनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि जो बच्चे होते थे काफ़ी सारे बच्चे इनको चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इनका नाम हो गया था चाचा नेहरू, इसीलिए इनके जो जन्म दिवस होता है उसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम आते हैं उससे पहले और देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी का नाम था। मोतीलाल नेहरू जी इनके पिताजी थे और स्वरूप रानी इनकी माताजी थी। कौन थी? स्वरूप रानी इनकी माताजी थी। तो इन दोनों को याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी इनकी माता थी। इनकी दो बहनें भी थीं, जो कि एक थी आपकी विजयलक्ष्मी, बड़ी बहन, हालांकि इनसे छोटी थी। बड़ी बहन विजयलक्ष्मी पंडित, उन दोनों में विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजयलक्ष्मी पंडित। और विजयलक्ष्मी पंडित के साथ एक रिकॉर्ड है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विजयलक्ष्मी के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि विजयलक्ष्मी की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी यूनाइटेड जनरल असेंबली की विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की रियल सिस्टर थी, सगी बहन थी। एक थी आपकी कृष्णा हती सिंह। दो बहन थी, विजयलक्ष्मी पंडित और कृष्णा हती सिंह, और तीसरे भाई थे जवाहरलाल नेहरू जी। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें हम लोग तो भारत से बाहर इन्होंने 1907 में कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया और 1910 में वहाँ से ग्रेजुएशन पास करके इन्होंने नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन की थी। नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये लंदन की तरफ चले गए। कहाँ पर चले गए? लंदन की तरफ चले गए। और लंदन में एक संस्था है इनर टेम्पल इन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। इनर टेम्पल इन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद भारत लौटे और इनकी शादी कमला नेहरू जी से कर दी गई। इसके बाद 1917 में इनकी पुत्री इंदिरा गांधी जी का जन्म होता है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का जन्म होता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1919 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1928 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अर्थात ये दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेज थे ट्रिनिटी
कॉलेज, वहाँ से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। ठीक है, वहाँ से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जब कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने और वहाँ से लेके 27 मई 1964 तक, 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके नाम रिकॉर्ड है कि ये भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। क्योंकि मैं एक एक अगर करके देखूं तो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन भारत के प्रधानमंत्री बने और ये रहे 15 अप्रैल 1952 तक। कब तक रहे? 1952 में देश में चुनाव होते हैं और पहली लोकसभा का गठन होता है और ये 15 अप्रैल 1952 से फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 15 अप्रैल 1952 से फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो कि 17 अप्रैल 1957 तक रहे। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, तो 17 अप्रैल 1957 तक रहे। तो 57 में दूसरी लोकसभा का गठन हुआ, 17 अप्रैल 1957 से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि 2 अप्रैल 1962 तक रहे। कब तक रहे? 2 अप्रैल 1962 तक रहे। 1962 में 2 अप्रैल को ही चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 1962 में, जो कि 27 मई 1964 तक रहे, 27 मई 1964 तक रहे और 27 मई 1964 को ही इनकी मृत्यु हो गई। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इसीलिए पद पर रहते हुए भी ये पहले प्रधानमंत्री ही माने जाएंगे, क्योंकि इनसे पहले तो कोई प्रधानमंत्री थे ही नहीं, तो पद पर रहते हुए भी ये पहले प्रधानमंत्री थे, इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी थे। इस पद पर ये सबसे लंबे समय तक रहे थे, तो सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने बताया, चाहे वो प्रथम प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो सबसे लंबे समय तक रहे हो, चाहे आपके लंबे समय के साथ साथ चाहे आपके लोकसभा की बात रही हो कि कौन कौन सी लोकसभा में जीते, और चाहे इनकी मृत्यु का समय हो कि कब इनकी मृत्यु हुई, और चाहे एक सवाल जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि कहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो फूलपुर जो कि इलाहाबाद के काफ़ी करीब है, फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, फूलपुर लोकसभा चुनाव। आगे चलते हैं हम लोग। गुलजारीलाल नंदा, गुलजारीलाल नंदा को मैंने कोई यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, नंबर नहीं दिया है, इसका कारण ये है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, जवाहरलाल नेहरू जी की जब पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास कांग्रेस ने कोई नाम नहीं सुझा पाया, मतलब कांग्रेस इस समय कोई भी सजेशन नहीं दे पाई कि हमारे संसदीय दल के नेता ये होंगे और हम इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो मजबूरी में हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गुलजारीलाल नंदा को अपनी मर्जी से क्या बना दिया, अपनी इच्छा से भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो आपको ये तो पता होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो ये बहुमत दल के नेता नहीं थे, इनको स्वीकार नहीं किया था कांग्रेस ने, या सर्वसम्मति से इनको बहुमत दल का नेता नहीं बनाया, और ऐसी कोई राष्ट्रपति के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहलाए गए। ठीक है, क्या कहलाए गए? भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहलाए गए। हालांकि हमारे संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुमत दल के नेता नहीं थे, इसीलिए इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा गया। और ये कब बने? 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 14 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म होता है 4 जुलाई 1898 को। कब होता है? 4 जुलाई 1898 को इनका जन्म होता है, और इनका जन्म हुआ सियालकोट में। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? सियालकोट में, पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान के सियालकोट में। प्रधानमंत्री काल की बात करें तो पहली बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 27 मई 1964 को, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और यूपी SSC में ही पूछा गया है 2017 के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूपी का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि ये फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्राइम मिनिस्टर के बाद
भारत के कौन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। और वहां पर क्वेश्चन दे रखा होगा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, गुलजारी लाल नंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाओगे फिर लाल बहादुर शास्त्री, वो सही नहीं होगा, आपका सही होगा गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा लगभग 14 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। लोकसभा सीट की बात करें तो इनकी लोकसभा सीट होती थी साबरकांठा, कौन सी, साबरकांठा लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ते थे। गुजरात में है, कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात में, हाँ साबरकांठा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। आगे हम लोग देखेंगे गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। उस समय नेहरू मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे। जब इनको भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तब ये भारत के गृह मंत्री थे, क्या थे, तब ये भारत के नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे आपके लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को दूसरा नंबर दिया गया है, अर्थात भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1904 को, जिस दिन महात्मा गांधी पैदा हुए थे 1869 में, उसी दिन 1904 में लाल बहादुर शास्त्री हमारे जन्म लेते हैं। कहाँ पर, रामनगर, और ये रामनगर पड़ता है वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी के पास एक छोटा सा नगर है, एक छोटा सा कस्बा है रामनगर। इसी रामनगर में पैदा हुए भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री काल की अगर हम लोग बात करें तो 9 जून 1964 को, जिस दिन कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि हम लाल बहादुर शास्त्री को अपने बहुमत दल का नेता चुनते हैं, उसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दी। हुआ ये था कि यहाँ पर कांग्रेस के सामने कई सवाल थे और ये सवाल ये थे कि इनके विरुद्ध एक और थे जिनका नाम मोरारजी देसाई था। मोरारजी देसाई चाहते थे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री पार्टी के कर्मठ सिपाही थे, पार्टी के बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद चाहिए, क्या उन्होंने गृह मंत्री का पद चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में ये बात गई और कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कांग्रेस ने क्या कर दिया, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, अर्थात अपने संसदीय दल का नेता इनको चुन लिया। और जब संसदीय दल का नेता चुन लिया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। तो यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने 1920 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ किया एवं 1991 में 1951 होगा, यहाँ पर 91 नहीं होगा, ठीक है, 1951 में भारत की सरकार में रेल मंत्री बने। क्या बने, भारत की प्रथम सरकार में ये रेल मंत्री बने, ठीक है, रेल मंत्री। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। रेल मंत्री कब से कब तक बने, 1951 से 1956 तक भारत के रेल मंत्री रहे। 1956 तक ये भारत के रेल मंत्री रहे। इसके साथ साथ इन्होंने भारत का गृह मंत्रालय भी संभाला। क्या संभाला, होम मिनिस्ट्री भी संभाली इन्होंने, और भारत के गृह मंत्री भी रहे। 4 अप्रैल 1961 से भारत के गृह मंत्री भी रहे और ये रहे 29 अगस्त 1963 तक। इसके बाद जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने तो विदेश मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा। मतलब 9 जून 1964 को जब ये प्रधानमंत्री बने, इसी समय इन्होंने अपने पास भारत का विदेश मंत्रालय रख लिया। हालांकि 18 जुलाई 1964 तक ही रखा था। मतलब लगभग 1.5 महीने के आसपास इन्होंने 40 दिन के आसपास लगभग इन्होंने अपने पास विदेश मंत्रालय को रखा था। भारत के बाहर 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में, क्योंकि 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था तो उसका समझौता हुआ था। उस समझौते में गए थे ताशकंद में, तो उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है और भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो पद पर रहते हुए हालांकि विदेश में मृत्यु हुई, जिनकी कैसी हुई, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई, जिनकी भारत के बाहर डेथ हुई। कौन, लाल बहादुर शास्त्री। कौन, किसकी हुई, लाल बहादुर शास्त्री की। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए बाद में इनको
दिल्ली में इनके का अंतिम संस्कार किया जाता है। और इनका जो रेस्टिंग प्लेस है उसको हम विजय घाट के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? विजय घाट के रूप में जानते हैं। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने देश को लीड किया था और देश के उस समय प्रधानमंत्री थे और भारत को विजय दिलाई थी। और इसी समय इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, जो काफ़ी फेमस हुआ। आगे आपके गुलजारी लाल नंदा, जिनका जन्म 4 जुलाई 1998 को सियालकोट में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 4 जुलाई, हाँ जी, इनका जन्म 4 जुलाई 1998 सियालकोट में होता है। सियालकोट कहाँ पर? पंजाब में, वर्तमान पाकिस्तान में। ये फिर से कहाँ से आ गए? अब आप सोचोगे ये फिर से आ गए क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु होती है उस समय के बाद फिर से कांग्रेस को कोई अपना नेता नहीं मिलता जिसे वो बहुमत दल के नेता चुन पाएँ, बहुमत दल का नेता चुन पाएँ। और 11 मई 1966 को फिर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गुलजारी लाल नंदा को ही भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया। तो कुछ नया नहीं है इनके बारे में, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा। आगे आती हैं इंदिरा गांधी। इसी समय, ये वही समय था सब मुरारजी देसाई आस लगा के बैठे थे कि अब भारत के प्रधानमंत्री तो अब मुरारजी देसाई बनेंगे। इंदिरा गांधी जी ये बात समझ चुकी थी कि कांग्रेस में रहते हुए अगर किसी से उन्हें दिक्कत होने वाली है तो मुरारजी देसाई होंगे, क्योंकि मुरारजी देसाई के बारे में कहा जाता है कि 1967 तक आते आते मुरारजी देसाई अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे थे, पार्टी से बड़ा नेता मानने लगे थे अपने आप को और पार्टी से हमेशा ऊपर रखते थे स्वयं को, ऐसा मानना था बहुत तब के लोगों का। तो इंदिरा गांधी जी बहुत बुद्धिमान तो थी, ये बात पहले ही समझ चुकी थी कि कांग्रेस में अगर इनको अभी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो आगे इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि कहा जाता है कि बहुत काबिल प्रधानमंत्री बन सकते थे, बहुत काबिल नेता थे मुरारजी देसाई, लेकिन उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और इंदिरा गांधी स्वयं भारत की प्रधानमंत्री बन गई 24 जनवरी 1966 को। 24 जनवरी 1966 को भारत की प्रधानमंत्री बन गई और ये भारत की कौन से नंबर की प्रधानमंत्री बनी? भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी 1966 में पहली बार। हालांकि यहाँ से अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री को जोड़ लें तो ये भारत की चौथी प्रधानमंत्री हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? कार्यवाहक, अर्थात गुलजारी लाल नंदा अब तक 2 बार बन चुके थे, तो उस हिसाब से ये चौथी भारत की प्रधानमंत्री हो जाती हैं। तो भारत की चौथी प्रधानमंत्री बनती हैं। अब इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1917 को। 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म होता है इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। तब हम इसको क्या कहते थे? तब हम इसको आगरा एवं अवध का प्रांत कहते थे, ठीक है। आगरा एवं अवध का प्रांत कहा जाता था तब उत्तर प्रदेश को। बाद में यूनाइटेड प्रोविंस पड़ा, संयुक्त प्रांत पड़ा और उसके बाद उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। तो आगरा एवं अवध का प्रांत कहते थे हम इस समय। और हाँ, इस समय अगर हम लोग बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो पहली बार जब ये भारत की प्रधानमंत्री बनी थी 24 जनवरी 1966 को, तब ये राज्यसभा की सदस्य थी। किसकी सदस्य थी? तब ये राज्यसभा की सदस्य थी, हाँ जी, तब ये भारत की राज्यसभा की सदस्य थी, राज्यसभा की सदस्य थी। और ये 24 जनवरी 1966, हाँ 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1967 तक भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। उसके बाद जब 67 में चुनाव होते हैं, फिर से ये रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं। पहले राज्यसभा, अब लोकसभा, और उसके बाद ये रायबरेली से चुनाव लड़के लोकसभा की सदस्य बनती हैं और फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। और ये भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं मार्च 1977 तक। कब तक रहती हैं? मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। लगभग इन्होंने पहली बार में 11 साल 59 दिन का समय पूरा कर लिया जब ये पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। 1966 से लेके 77 तक, 1977 तक ये 11 साल 59 दिन की भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी थी। मतलब अब तक की दूसरी सबसे लंबे समय तक, द्वितीय सर्वाधिक लंबा समय इनके प्रधानमंत्री काल का हो चुका था, तो दूसरे सबसे लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी थी। और दोबारा अगर हम लोग बात करें दोबारा इनके कार्यकाल की बात करें तो ये फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं और ये 14 जनवरी 1980 को बनती हैं। 14 जनवरी 1980 को भारत की फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं, जो कि 31 अक्टूबर 1984 को, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, उस दिन तक भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। उस दिन तक भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गोल्डन टेम्पल में एक
मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, जिसको हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं, उसी के रोष में इनके जो अंगरक्षक थे उन्होंने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, उन्होंने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये भारत के दूसरी सबसे लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं, और ये समय लगभग 11 साल पहले, 4 साल बाद में, तो ये कितना हो जाता है 15 साल, हाँ जी 15 साल 350 दिन, 15 साल 350 दिन भारत की प्रधानमंत्री रहीं, लगभग 16 सालों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इन्होंने 1971 में बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को बनाया, और 1975 में भारत में काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी देश पर लगाया, नेशनल इमरजेंसी देश पर लगाया 1975 में, 25 जनवरी 1975 में, और इससे पहले 1971 में इनको भारत रत्न मिला। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, और आगे आपके आते हैं मोरारजी देसाई, जो 1967 से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि 1969 में कांग्रेस में रहते हुए इंदिरा गांधी जी से इनके मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, और ये 1969 में कांग्रेस का विभाजन के समय दूसरी कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, और 1977 में जब चुनाव होते हैं इमरजेंसी के बाद और कांग्रेस की हार होती है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उस समय भी 2 कैंडिडेट थे, जिनमें से एक थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे आपके मोरारजी देसाई, जो दोनों अपना अपना दावा ठोक रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और इनका साथ दिया जयप्रकाश नारायण ने, और ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए चौथे नंबर के। तीसरे तो इंदिरा गांधी जी थी, और चौथे नंबर के भारत के प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वही जो इससे पहले बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता भी रह चुके थे। हालांकि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस को छोड़ चुके थे, और ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बने, भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो गैर कांग्रेसी थे। प्रधानमंत्री बनते समय इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। जनता दल जो था, जनता दल, और इसमें कई पार्टियों का मिलन था, उसके सहयोग से ये लगभग 5 पार्टियों का अलायंस था, उसके सहयोग से भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जिनका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो जिनका जन्म होता है 29 फरवरी को, कब होता है 29 फरवरी को 1896 को इनका जन्म होता है वादेली में। वादेली जो कि अभी वर्तमान में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है। कहाँ पर है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है वर्तमान में, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है वर्तमान में, हाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। प्रेसिडेंसी की स्पेलिंग सही नहीं है, यहाँ सही कर लेना जो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 29 फरवरी, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह भारत के प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस प्रत्येक 4 साल बाद आता है, तो 29 फरवरी को पैदा हुए थे, तो 4 साल बाद ही इनका जन्म दिवस आएगा। और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री माने जाते हैं, क्योंकि 1896 में इनका जन्म होता है। और भारत के प्रधानमंत्री कब बनते हैं? 1977 में, मतलब जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब ये 81 वर्ष की उम्र थी इनकी। कितनी थी? तब इनकी उम्र 81 वर्ष की थी। 81 वर्ष के भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा आंकड़ा तो है ही, अपने आप में काफ़ी बड़ा आंकड़ा तो है। चलिए, मोरारजी देसाई जो कि भारत के प्रधानमंत्री 23 मार्च 1977 को बनते हैं। 23 मार्च 1977 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो कि आज गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है ये वादेली, भावनगर के आसपास का क्षेत्र था, ठीक है, भावनगर। आगे हम लोग देखें तो इनके पिताजी का नाम रणछोड़ जी देसाई क्या था? रणछोड़ जी देसाई, जो कि भावनगर में एक अध्यापक थे। इनके पिताजी के बारे में कहा जाता है कि इनके पिताजी काफ़ी स्ट्रेस और जो आपके तनाव होता है, निराशा और तनाव, इसमें डूबे रहते थे। अपने जीवन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इनकी शादी थी, उससे लगभग 3 दिन पहले इनके पिताजी कुएं में कूद गए और अपनी आत्महत्या कर ली कुएं में कूद के। तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे, हाँ जी, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके शादी से 3 दिन पूर्व जिनके पिताजी ने आत्महत्या कर ली। हालांकि क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसे आपको एडिशनल जानकारी बता रहा हूँ, ठीक है, एडिशनल जानकारी बता रहा हूँ। आगे चलते हैं हम लोग, और ये भारत के कैसे प्रधानमंत्री थे? जो गैर कांग्रेसी थे। आगे चलते हैं और आगे आपको मिलते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भाई, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़, वर्तमान में हापुड़ जिले में होता है। उस समय ये जो हापुड़ का जो
वर्तमान का जो नूरपुर क्षेत्र है जो अभी हापुड़ में आता है, ये उस समय मेरठ जनपद में आता था। तो इनका जन्म उस समय के नूरपुर गांव में जो कि मेरठ जनपद में आता था 23 दिसंबर 1902 को हुआ। कब हुआ? 23 दिसंबर 1902 को एक जाट परिवार में हुआ। ठीक है। इनके प्रधानमंत्री काल की बात करें हम लोग तो 28 जुलाई 1979 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 14 जनवरी 1980 को, हालांकि यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने इनको लालच दिया था कि हम आपका सपोर्ट करेंगे अगर आप मोरारजी देसाई से वापस ले लेते हैं अपना समर्थन। तो हालांकि बाद में इंदिरा गांधी जी ने भी समर्थन नहीं किया और ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कभी भी फिर कहाँ नहीं जा पाए, एज अ प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में नहीं जा पाए, मतलब लोकसभा की उस सीट पर नहीं बैठ पाए जो प्रधानमंत्री के लिए होती है। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी लोकसभा नहीं जा पाए? तो ये थे आपके कौन? चौधरी चरण सिंह। बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। कहाँ से? बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के बाद। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी के बाद आगे चलेंगे हम लोग। और इनके समय में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो नीलम संजीवा रेड्डी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी जी की बात फिर आती है और इंदिरा गांधी जी की बात हम लोग फिर से करें, हाँ जी, इंदिरा गांधी जी की बात हम लोग फिर से करें तो 1980 में भारत की फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं। भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं 1980 में। 1980 14 जनवरी 1980 को भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं जो कि 31 अक्टूबर 1984 तक रहीं। 31 अक्टूबर 1984 तक रहीं। अगर हम लोग बात करें इंदिरा गांधी जी के पास तो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अब सभी इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय थे, वो चाहे विदेश मंत्रालय हो जो कि 9 मार्च 1984 को इन्होंने संभाला था और 31 अक्टूबर 1984 तक अपने पास रखा। फिर और इससे पहले भी अपने इस विदेश मंत्रालय को संभाल चुकी थी। 22 अगस्त 1967 में जब ये पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी तब भी इन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला था और दूसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी तब भी इन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला था। ये भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री भी इन्होंने संभाली थी लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए। 14 जनवरी 1980 को जब ये भारत की प्रधानमंत्री बनी उसी समय इन्होंने विदेश रक्षा मंत्रालय भी अपने पास रखा और ये 15 जनवरी 1982 तक इनके पास रहा। 15 जनवरी 1982 तक इनके पास रहा। हाँ जी, और भारत की गृह मंत्री भी रही। 27 जून 1970 को इन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा जो कि 4 फरवरी 1973 तक इनके पास रहा और ये भारत की वित्त मंत्री भी रही। 17 जुलाई 1969 से लेके 27 जून 1970 तक भारत की वित्त मंत्री भी रही। तो चाहे 4 बड़े मंत्रालय जिनमें आपके विदेश मंत्रालय, जिनमें आपका रक्षा मंत्रालय, जिनमें आपका गृह मंत्रालय और जिनमें आपका वित्त मंत्रालय, चारों मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखे प्रधानमंत्री रहते हुए। बाद में इनकी 31 अक्टूबर 1984 को मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं बल्कि इनकी हत्या कर दी जाती है। इन्हीं के अंगरक्षक मतलब जो बॉडीगार्ड थे, सिख कम्युनिटी से आते थे वो दोनों बॉडीगार्ड जिन्होंने इनकी हत्या की थी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री इनके सुपुत्र राजीव गांधी बनते हैं। राजीव गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में इनका ज़्यादा लेना देना नहीं था। ये पेशे से पायलट थे। पायलट मतलब जो प्लेन उड़ाते हैं, तो पेशे से पायलट थे और पायलट ही बनना चाहते थे, उसी में अपना कैरियर संभालना चाहते थे। बाद में जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु और इससे पहले संजय गांधी जी की जब मृत्यु हो जाती है तो संजय गांधी जी जो कि अपनी माँ इंदिरा गांधी की राजनीति में काफ़ी मदद किया करते थे, उनकी जगह राजीव गांधी जी ने ली और इंदिरा गांधी जी की मदद करना शुरू किया। और जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो इनको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है 31 अक्टूबर 1984 को, जो कि 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी। हम लोग बात करें इनके लोकसभा सीट की तो लोकसभा सीट इनकी अमेठी, कहाँ पर है? लोकसभा सीट इनकी अमेठी, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, हालांकि इस बार हार चुके हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश इनका लोकसभा सीट होती थी। इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ 20 अगस्त 1944। 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में इनका जन्म हुआ। 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में इनका जन्म हुआ और इसी 20 अगस्त को इनका जो जन्म दिवस है उसे हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। सद्भावना दिवस के रूप में हम इनके जन्म दिवस को मनाते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो 1944 में होता है। कब होता है? 1944 में। और 31 अक्टूबर 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मतलब लगभग इनकी उम्र 40 वर्ष, कितनी?
40 वर्ष, और इसीलिए भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। कौन है? श्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, जो 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए। इनको काफ़ी कामों के लिए जाना जाता है, एक एक करके काम बताता हूं। जैसे कि जो वयस्क मताधिकार की उम्र, एडल्ट सफरेज जो एज हुआ करती थी, वो 21 वर्ष से घटा के इन्होंने 18 वर्ष कर दी, 18 वर्ष की। और इन्होंने पंचायती राज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और पंचायती राज को विस्तारित करने की काफ़ी कोशिश की। हालांकि ये राज्यसभा से उस समय ये 64वां और 65वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं करा पाए थे, तो भारत में उनको संवैधानिक दर्जा इनके समय नहीं मिल पाया था, लेकिन बहुत सारा काम किए थे। साथ के साथ राजीव गांधी जी को भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। राजीव गांधी जी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलाने का काम भी इन्होंने किया। मतदाता की 21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष भी इन्होंने 1988 में की। कब की? 1988 में की। और पंचायती राज का विस्तार राजीव गांधी जी के शासनकाल में हुआ। मैंने बताया 64वां और 65वां संविधान संशोधन के रूप में ये दोनों बिल पेश किए गए थे, लेकिन लोकसभा से पास हुए, राज्यसभा से पास नहीं हुए। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1993 में ये पास हुए थे, जब भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। तो हम लोग बात कर रहे थे राजीव गांधी जी की, जिनकी हत्या होती है, मृत्यु नहीं हत्या होती है, जिनकी हत्या होती है। और हत्या हुई आपकी 21 मई 1991 यहाँ पे लिखता हूँ, 21 मई 1991 में, 1991। इस समय देश में लोकसभा के चुनाव होने थे। क्या होना था? इस समय देश में लोकसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा था और राजीव गांधी जी उस समय तमिलनाडु के पेरम्बदूर में थे। कहाँ थे? तमिलनाडु के पेरम्बदूर में राजीव गांधी चुनाव प्रचार करने एक रैली में गए थे। वहाँ पर एक लिट्टे चरमपंथी संगठन था। इस लिट्टे संगठन ने के दो लोग थे जिनका नाम था प्रभाकरण और नलिनी। इन दोनों ने राजीव गांधी की मानव बम से हत्या कर दी। क्या कर दिया? राजीव गांधी की मानव बम से हत्या कर दी। तो राजीव गांधी दूसरे प्रधानमंत्री बने जिनकी हत्या की गई। क्या की गई? जिनकी हत्या की गई। हालांकि ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री नहीं थे जिनकी पद पर रहते हुए अब तक मृत्यु हुई थी। पद पर रहते हुए मृत्यु जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, तीन ही लोगों की हुई अपने पद पर रहते हुए। इनकी चुनाव प्रचार के दौरान मृत्यु होती है और ये तब भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। जब इनकी मृत्यु हुई तब ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। चलिए, तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बात करें तो सबसे कम उम्र के भारत के प्रधानमंत्री हैं और 6वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी राजीव गांधी से बात की, उसको हम आगे रखें क्योंकि एक ही क्लास में काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोशिश करेंगे आप इसको सीखने की, समझने की और याद करने की। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। रिवीजन प्लीज़ रिवीजन करेंगे जब भी आपको टाइम मिलता है। इस क्लास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। मिसलेनियस के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आप पेपर उठा के खुद देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसलेनियस की क्लास से और इस क्लास से भरपूर क्वेश्चन आने वाले हैं, परेशान मत होइएगा। चलिए तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।